जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे 11 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। जन धन योजना के अंतर्गत 54.5 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं 15 जनवरी 2025 तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको याद रखना है कि जन धन योजना के अंतर्गत 54.5 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं एज ऑफ जनवरी 15 2025। इसमें विमेन का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 55.7% जो अकाउंट्स हैं वो विमेन के हैं, वो महिला के हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर में 30 करोड़ महिलाओं के अकाउंट खोले गए हैं जन धन योजना के अंतर्गत। जन धन योजना की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2014 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? तो प्रोवाइड करना यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस, सबके पास बैंकिंग एक्सेस हो, सबके पास अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और सबकी साथ सोशल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन हो। इसके की फीचर्स हैं, इसमें बेसिक सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज है, इसको इंटीग्रेट किया गया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस की भी सुविधा उपलब्ध है जन धन योजना के अंतर्गत। तो ये चर्चा हो गई जन धन योजना की, जिसके अंतर्गत 54.5 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं 15 जनवरी 2025 तक, जब से ये योजना को लॉन्च किया गया था अगस्त 2014 में। फिर चर्चा करते हैं जीआई टैग्ड राइस एक्सपोर्ट्स की। तो इंडिया ने डेवलप किया है नया हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड फॉर जीआई रिकॉग्नाइज्ड राइस वैरायटीज। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले क्या हो रहा था, पाकिस्तान के साथ बासमती राइस के लिए थोड़ा सा टसल हो गई थी डब्ल्यूटीओ में कि किसको रिकॉग्निशन दिया जाए, किसका जो बासमती राइस है किसका अच्छा है और किसका ऑथेंटिक है। तो इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रोबस्ट बनाने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है नया हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इससे क्या होगा, इससे इंडियन बासमती राइस की अच्छे से पहचान हो पाएगी, मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे फार्मर को। तो ये कुछ चीज़ों के लिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लाया गया है। किसके लिए? राइस वैरायटीज के लिए। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस क्रॉप के लिए या किस प्रोडक्ट के लिए नया हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है ये राइस वैरायटीज के लिए किया गया है। कौन कौन सी? जो जीआई टैग्ड राइस वैरायटीज है, ठीक है, जो ज्योग्राफिकली इंडिकेटेड टैग्ड राइस वैरायटीज है, उनके लिए नया हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड्स लॉन्च किए जाएंगे। तो ऐसे कौन से राइस है? ऐसे रेड राइस है, ब्लैक राइस है और काला नमक राइस है। ठीक है, अब पर्पस क्या है नए हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स का? तो ये डिफरेंशिएट करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा जो कि जीआई टैग्ड राइस फ्रॉम जनरल नॉन बासमती राइस। तो अच्छे से अलग अलग किया जा सकता है कि कौन सा नॉन बासमती राइस है और कौन सा जीआई टैग्ड राइस है। ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, एक्सपोर्टर्स को आसानी होगी अगर ये इनके पास ये नंबर्स होते हैं, ये जो नॉमेनक्लेचर है इनके पास होता है एक्सपोर्टर्स के पास, तो बहुत इजीली ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। फेयर प्राइसिंग होगी, इनके दामों को अच्छा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छा दाम मिलेगा। मार्केट पोजिशनिंग अच्छी होगी इंडिया की अगर जीआई टैग्ड राइस जो है ग्लोबल मार्केट्स में जाते हैं विद न्यू हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे फार्मर्स को और मार्केट एक्सपेंशन होगा ग्लोबली। तो ये कुछ बातें थी नए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को लेकर, जो कि लॉन्च किया जाएगा ज्योग्राफिकली इंडिकेटेड रिकॉग्नाइज्ड राइस वैरायटीज को। इंडेक्स एंड रैंकिंग की चर्चा करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग्स आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या मेजर करता है कि एक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो कितने देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा लिए, या उनको जहाँ वहाँ पहुँचते ही वीज़ा मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं वीज़ा फ्री एक्सेस या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस। तो जितने ज़्यादा देश में एक कोई पर्टिकुलर सिटीजन ट्रैवल कर सकता है उसकी कंट्री उतनी ही स्ट्रांग रहती है। जैसे टॉप रैंकिंग पासपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर जो है फर्स्ट नंबर पे है। सिंगापुर के जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो टोटल 227 डेस्टिनेशंस में से 193 डेस्टिनेशंस में 193 देशों में, कंट्रीज में बिना वीज़ा अप्रूव किए, अप्लाई किए या उनको वहाँ पहुँचते ही वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी उपलब्ध होगी। तो ऐसी 193 कंट्रीज को सिंगापुर के सिटीजन्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ दिखाती है कंट्री की। तो सिंगापुर की जो रैंक है वो फर्स्ट है। सेकंड पे है जापान और साउथ कोरिया, जिसमें क्या है 190 डेस्टिनेशंस को एक्सेस किया जा सकता है वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल बेसिस पे एक्सेस मिल सकता है। यूरोपियन नेशंस में थर्ड है फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और आयरलैंड, जो कि 189 डेस्टिनेशंस को एक्सेस कर सकते हैं वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल बेसिस पे। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया की पोजीशन है 80th,
80 पोजीशन है इंडिया की। और इंडिया जो है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो 62 डेस्टिनेशंस में, 62 कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल बेसिस पे ट्रैवल कर सकते हैं। 80th पोजीशन और किसकी है, तो अल्जीरिया की है, इक्वेटोरियल गिनी की है और ताजिकिस्तान की है। ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है वो शेयर की जाती है अल्जीरिया के साथ, इक्वेटोरियल गिनी के साथ और ताजिकिस्तान के साथ। बॉटम रैंकिंग पासपोर्ट्स की बात करें तो अफगानिस्तान जो है लास्ट रैंक पे है, जिसकी जो रैंक है वो है 99th। और 25 डेस्टिनेशन में ही सिर्फ अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट गेनर्स कौन रहे हैं, तो यूएई जो है सिग्निफिकेंट गेनर रहे हैं, जिनकी रैंक है 8th। और इन्होंने गेन किया है 72 रैंक्स इन द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में 72 रैंक गेन हुई है। और 185 डेस्टिनेशंस को यूएई के सिटीजन्स एक्सेस कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट गेनर नंबर 2 है चाइना, जिनकी रैंक है 59th, और ये इंप्रूव हुआ है 94th से 59th। 94th रैंक थी 2015 में, जो कि घट के हो गई है 59th इन 2025। गेन्ड 29 न्यू डेस्टिनेशंस इन पास्ट ईयर। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिग्निफिकेंट गेनर में कौन कौन है। पहले नंबर पे है यूएई और सेकंड नंबर पे है चाइना। सिग्निफिकेंट डिक्लाइनर्स कौन है, तो वेनेजुएला और यूएसए। तो ये चर्चा हो गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की। फिर चर्चा करते हैं ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की। तो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन क्या है, ये ऐसी बिल्डिंग्स को सर्टिफाई करता है जो कि जिनकी कंस्ट्रक्शन में ग्रीन मटेरियल्स यूज हुए हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज हुई हैं, और जो एनर्जी सेविंग है या सस्टेनेबल एनर्जी का यूज करती हैं जो बिल्डिंग्स, उनको सर्टिफाई किया जाता है एज ग्रीन बिल्डिंग। सर्टिफिकेशन का टाइप क्या मिलता है, तो लीड सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, लीड सर्टिफिकेशन नाम होता है, जिसका फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो लीड सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है ग्रीन बिल्डिंग्स को। रैंक कौन करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये टैग प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है लीड का। ठीक है, लीड का सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, कौन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, तो यूएसजीबीसी, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 3rd प्लेस। तो इंडिया के अंदर टोटल प्रोजेक्ट्स जो सर्टिफाई किए गए हैं एज ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वो है 370 प्रोजेक्ट्स। और टोटल एरिया ये 370 प्रोजेक्ट्स कितना कवर करते हैं, तो 8.5 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर। ठीक है, मैनेज कौन करता है इंडिया में, तो ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन जीबीसीआई। टॉप 3 कंट्रीज देखें लीड इन 2024 में, तो पहले नंबर पे है चाइना, जहां पे 25 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर जो है एरिया सर्टिफाइड है एज ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। सेकेंड नंबर पे है कनाडा, जहां पे 10 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर्स का जो एरिया है उसको सर्टिफाई किया गया है एज लीड सर्टिफाइड एरिया। और फिर इंडिया में है 3rd, अभी हमने देखा 8.5 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो इंडिया का सर्टिफाइड है एज ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, टॉप 3 कंट्रीज याद रखनी है और उनकी एरियाज को भी याद रखना है अच्छे से। साइंस एंड टेक में देखें तो इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इग्निशन ट्रायल ऑफ इंडिजिनस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, CE-20 जो है, CE का फुल फॉर्म है क्रायोजेनिक इंजन 20। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसरो ने ये टेस्ट किया है। क्या टेस्ट किया है, इग्निशन ट्रायल, कैसे इग्नाइट हो गए क्रायोजेनिक इंजन 20। ये कहाँ पे किया गया है, इसरो कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में ये जो है इग्निशन ट्रायल का टेस्ट किया गया है। इंजन डेवलप किसने किया है, ये जो CE-20 इंजन है इसको किसने डेवलप किया है, तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर इसरो ने ये डेवलप किया है। इसका पर्पस क्या है, तो ये अपर स्टेज जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV-3 की अपर स्टेज को पावर करता है क्रायोजेनिक इंजन 20। की अचीवमेंट्स की बात करें तो इंजन इग्निशन इन वैक्यूम को अचीव किया गया है, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को अचीव किया गया है, टेस्ट किया गया है, टर्बो पंप इनिशिएशन को अचीव किया गया है, और ये गगनयान मिशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, जो कि इंडिया की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगी। अब बात कर लेते हैं LVM-3 की, जो कि लॉन्च व्हीकल है। तो इसका नाम, पुराना नाम था इसका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3, जिसको नाम बदल के रख दिया गया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। तो ये 3 क्या है, तो ये 3 बताता है कितनी स्टेजेस हैं लॉन्च व्हीकल में। तो इसमें 3 स्टेज हैं। सबसे पहले सॉलिड प्रोपेलेंट स्ट्रैप्स यूज किए जाएंगे S-200। फिर जो सेकेंड स्टेज होगी वो L-110 लिक्विड कोर स्टेज होगी, और ये फिर लास्ट में 3rd स्टेज होगी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, CE-20 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितनी स्टेजेस में है LVM-3, जो है LVM-3 यूज करता है 3 स्टेज, और जो 3rd स्टेज का इंजन है उसकी टेस्टिंग हुई है, उसके इग्निशन ट्रायल वैक्यूम में टेस्ट किए गए हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें LVM-3 की, तो इसकी हाइट होती है 43.5 मीटर्स, डायमीटर होता है 4.0 मीटर्स, और लिफ्ट ऑफ मास होता है 640 टन्स। ठीक है,
और इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 4000 kg कैरी कर सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 10,000 kg तक ये LVM-3 लॉन्च व्हीकल जो है ये कैरी कर सकता है। तो ये कुछ चर्चा थी क्रायोजेनिक इंजन 20 के बारे में, जिसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है इसरो द्वारा। और क्या टेस्ट किया गया है, तो इग्निशन ट्रायल्स इसके टेस्ट किए गए हैं वैक्यूम में। इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया और इजराइल के बीच सीओ फोरम्स कंडक्ट किया गया था टू स्ट्रेंथन बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज। तो इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम एंड इंडिया इजराइल सीओ फोरम कंडक्ट किया गया था 11 फरवरी 2025 न्यू दिल्ली को। इससे क्या होगा, बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग होंगे, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और क्रॉस सेक्टर पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। किसने इसको कंडक्ट किया था, तो इसको कंडक्ट किया गया था DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, और एम्बेसी ऑफ इजराइल ने, और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। ठीक है, इंडियन इजराइल सीओ फोरम किसने कंडक्ट किया था, तो ये होस्ट किया गया था फिक्की द्वारा। की पार्टिसिपेंट्स कौन से थे, तो हाई एम्बेसी में नीर एम बरकत जो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री है इसराइल के, वो प्रेजेंट थे इस इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम में। ठीक है, तो ये आप हल्का सा याद रखिएगा, इसको दिल्ली में होस्ट किया गया था। फिर चर्चा करते हैं इंडिया EFTA की। इंडिया और EFTA क्या होता है, EFTA होता है यूरोपियन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, EFTA जो है यूरोपियन ब्लॉक के साथ एक ट्रेड पैक्ट है इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया और EFTA में क्या हुआ है, तो इनके इकोनॉमिक ट्राइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया EFTA डेस्क लॉन्च की गई है। ठीक है, इंडिया EFTA डेस्क लॉन्च की गई है 11 फरवरी 2025 को। इसमें भी क्या होगा, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज बढ़ेगा बिटवीन इंडिया एंड EFTA नेशंस। अब EFTA मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसमें 4 मेंबर्स हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं SLIN, SLIN स्लिन से याद रख सकते हैं, लिन से याद रख सकते हैं, जो भी आपको याद रखना हो, जैसे भी सहूलियत हो आपकी, आप याद कर लीजिएगा। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और लिक्टेनस्टीन। ठीक है, ये चारों EFTA की मेंबर्स हैं। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये पहला यूरोपियन ब्लॉक है जिसने इंडिया के साथ ट्रेड पैक्ट फॉर्मलाइज किया है। पर्पस क्या है, तो बिजनेस फैसिलिटेशन और सपोर्टिंग EFTA बिजनेस। इन्वेस्टमेंट गोल याद रखिएगा, इंडिया एम्स टू सरपास $100 बिलियन इन EFTA इन्वेस्टमेंट्स। तो EFTA इन्वेस्टमेंट जो है $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स होंगे इंडिया में। डिफेंस की चर्चा करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 को अपग्रेड करके इसका नाम रखा है यशस। यशस नाम होगा हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का, याद रखना है, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का अपग्रेडेड नाम होगा यशस। इसको किसने बनाया है, इसको बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी इससे रिलेटेड, वो किसने किया था, तो सेक्रेटरी हैं संजीव कुमार HAL के, उन्होंने ये इसके बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पे अनाउंस किया गया था, एरो इंडिया 2025 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था कि हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जो कि HJT 36 है, उसको अपग्रेड करके अब रीनेम किया जाएगा यशस के नाम से। ठीक है, पर्पस क्या होता है, तो पायलट ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में यूज होता है, आर्मामेंट ट्रेनिंग्स में, एरोबैटिक्स में। अब अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस क्या हुए हैं, तो स्पिन रेजिस्टेंस को कुछ इंप्रूव किया गया है और वेट रिडक्शन हुआ है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 के, जिसको अब यशस के नाम से जाना जाएगा। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। फिर चर्चा करते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच विंग्ड रेडर एक्सरसाइज की। ये कहाँ पे हुआ है, ये ईस्टर्न थिएटर में हुआ है। इसका नाम है विंग्ड रेडर। ठीक है, इसका नाम क्या है, विंग्ड रेडर, जो कि कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा ईस्टर्न कमांड में। ईस्टर्न कमांड में याद रखिएगा। कहाँ पे क्या हुआ है इसके अंतर्गत, तो एयरबोर्न ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं, कोऑर्डिनेशन और रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज को भी टेस्ट किया गया है, एनहेंस किया गया है। तो याद रखना है, नाम क्या है एक्सरसाइज का, विंग्ड रेडर। कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे, ईस्टर्न थिएटर में। ठीक है, एरो इंडिया 2025 की बात करें तो ये 15वां संस्करण होगा एरो इंडिया 2025 का, जो कि येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में कंडक्ट किया जा रहा है। 5 डे इवेंट है ये। 10 फरवरी 2025 को इसका अनावरण किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन है।
नोटेबल एयरक्राफ्ट जो आए हैं वो है रशिया का Su-57 और यूएस का F-35 लाइटनिंग 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डेफिनेटली ये पूछा जाएगा कि रशिया के कौन से एयरक्राफ्ट और यूनाइटेड स्टेट्स की कौन से एयरक्राफ्ट एरो इंडिया शो में एग्जिबिट किए गए थे। तो आपको याद रखना है रशिया के Su-57 और यूनाइटेड स्टेट्स का F-35 लाइटनिंग 2 जो है एग्जिबिट किया गया था एरो इंडिया 2025 में। एरो इंडिया का पहला संस्करण हुआ था 1996 में, ये भी याद रखिएगा, और ये 15वां संस्करण है, 15 एडिशन है 2025 में। चर्चा करते हैं डेज एंड थीम्स की। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 ऑब्जर्व किया गया है 11 फरवरी 2025 को। इस बार की थीम है अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस। स्टेम क्या होता है? स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व किया जाता है 11 फरवरी 2025 को। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस। 2015 से इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ऑब्जर्व किया जा रहा है बाय यूनाइटेड नेशंस। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 2015 में और तब से ये कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा है 11 फरवरी को। हर साल 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर चर्चा करते हैं एंटी स्मगलिंग डे 2025 की। तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 11 फरवरी 2025 को। ये ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की के कैस्केड ग्रुप से, कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। तो फिक्की कैस्केड ने एंटी स्मगलिंग डे 2025 ऑब्जर्व किया था 11 फरवरी 2025 को। फिर चर्चा करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2025 की। तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2025 ऑब्जर्व किया गया था 10 फरवरी 2025 को और हर वर्ष ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी को। ठीक है, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 10 फरवरी 2025 को ऑब्जर्व किया गया था। इस बार की थीम है माय एपिलेप्सी जर्नी। थीम याद रखिएगा, माय एपिलेप्सी जर्नी। फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था ये 2015 में, ये भी याद रखिएगा। फिर चर्चा करते हैं नेशनल डिवॉर्मिंग डे 2025 की। तो इसको भी ऑब्जर्व किया गया था 10 फरवरी 2025 को। मॉप अप डे ऑब्जर्व किया जाएगा 17 फरवरी या 2025 को, या जो भी स्टेट्स डिटर्मिन करें दो भी डेट को। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बाय एनुअल, मतलब साल में 2 बार नेशनल डिवॉर्मिंग डे को ऑब्जर्व किया जाता है, एक बार फरवरी में और एक बार अगस्त में। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करती है नेशनल डिवॉर्मिंग डे को। पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था? तो पहली बार 10 फरवरी 2015 को नेशनल डिवॉर्मिंग डे क्या किया गया था? ऑब्जर्व किया गया था। तो थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड भी, हिस्ट्री भी याद रखिएगा कि कौन सा जो इम्पोर्टेंट डे है वो पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था।